नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम NCERT की क्लासेस में लगातार नए चैप्टर जोड़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम विज्ञान के 7वें अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। दोस्तों, ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों का मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक कलाप उसी दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसमों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास में की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। आइए जानते हैं मौसम के बारे में। चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा यानी यदि वर्षा हुई हो तो के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्टों में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। देखिए, इस तरीके के मौसम की एक रिपोर्ट जो है वो एक समाचार पत्र में लिखी हुई होती है, जो इस तरह में लिखी है। मौसम: सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड -5 प्लस माइनस की कंडीशन के कारण और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। तो ये एक प्रकार के समाचार पत्र में मौसम के रिपोर्ट का एक नमूना था जिसे मैंने आपको पढ़कर बताया। आइए आगे चलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। मौसम विभाग जो है वो भारत का वो इस चीज़ को तैयार करता है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि के आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। क्रियाकलाप 7.1 किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो आप अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मंगवा कर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में आपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया है। सारणी के सभी कॉलम में आपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। देखिए, एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट पर जो है वो मौसम के बारे में जानकारी लिखने के लिए कहा है कि किसी एक सप्ताह में मौसम का आंकड़ा जो है वो किस दिनांक लिखिए। यहाँ पर उसके अधिकतम टेम्परेचर जो आपने नोट किया, न्यूनतम टेम्परेचर जो आपने नोट किया, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी सबसे कम और आर्द्रता ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा, वर्षा कब कितनी जो है वो हुई उसके बारे में। तो वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा का स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। तो वर्षा किस में नापी जाती है? वर्षा मापी यंत्र के द्वारा नापी जाती है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के मान समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते।
सप्ताह भर में इनकी काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो अगर मौसम के बारे में एक भाषा में अगर आपसे कोई पूछे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जो अभी मैंने बोली, इसको मैं फिर से दोहराता हूँ। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम का घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम प्रतिदिन एक सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकती है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए, अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसमी इतनी जटिल परिघटना है अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। तो चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर एक कुछ जो है दिखाया गया जो आंकड़ा है उसमें क्या है, एक समय को बताया गया कि 3 तारीख से 9 तारीख तक जो समयावधि है उसमें तापमान के परिवर्तन को दर्शाया गया है। तो सिंपल सी बात है, हर वक्त हर समय क्या होता है, टेम्परेचर और सारी चीज़ों में एक डिफरेंस आता रहता है हमारे वायुमंडल में। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान के रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा है कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किसी समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों के दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। आइए जानते हैं जलवायु के बारे में। मौसम एक मिनट, इससे पहले ये पढ़ते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, हमसे जो दूरी है बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडलों द्वारा अवशोषित एवं परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम की निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न है। देखिए ये जो अपन ने पढ़ा, इसका उद्देश्य ये था कि मौसम में जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। और सूर्य अधिकतम उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला होता है और सूर्य हमसे क्या है, बहुत दूर है, परंतु सभी सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी के बावजूद भी हमारे लिए क्या होता है, समस्त ऊर्जा का और प्रकाश का स्रोत है। अब सूर्य का जो प्रकाश है, अपन क्या इसको प्राथमिक स्रोत मानते हैं और मौसम में परिवर्तन लाने का ये मुख्य कारण है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र, वायुमंडल और अवशोषित परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं जलवायु। मौसमी विज्ञान प्रतिदिन मौसमी संबंधी आंकड़ों का रिकॉर्ड करते हैं और पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड
सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मतलब ये कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि तक उसका अगर एनालिसिस चलता रहे तो वो उस स्थान की क्या कहलाती है, जलवायु। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त किसी उस स्थान के अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायुवीय परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक 15 दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर जलवायु के बारे में जानकारी। माह जनवरी औसत तापमान, न्यूनतम और अधिकतम दैनिक का और औसत। तो ये देखिए जो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के जो है तापमान जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये एक आंकड़ा है जिससे ये जानकारी ले सकते हैं कि उस जगह की जलवायु किस तरीके की होगी, है ना। उसके बाद हमने पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं सॉरी इससे हमें औसत मध्यमान तापमान मिल जाता है जो 2 स्थान हैं, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान के अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिससे वर्ष के कुछ भाग में मध्य गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इस प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। आइए जानते हैं इन दोनों क्षेत्रों की जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बारे में। तो देखिए आपके सामने है, इनके टेम्परेचर में देखो न्यूनतम माइनस में जाता है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का। ये श्रीनगर का जो है वो माइनस में है और कम जा रहा है जनवरी में, फरवरी में भी माइनस में है, मार्च में प्लस 3.0, अप्रैल। तो मॉर्निंग के टाइम का टेम्परेचर कम है और इवनिंग के टाइम का जो है वो अधिकतम टेम्परेचर कितना जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन ये मैक्सिमम 30 के आसपास है। यहाँ की अगर स्थिति देखी जाए तो अधिकतम जो है वो भी इसका आर्द्र है, बट यहाँ का न्यूनतम भी जो है वो इसका समथिंग अराउंड 22, 24, 25 के आसपास है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र तथा क्या है, एक जैसी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। तो यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों के जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। आपने अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तिका के अध्याय 9 में दी गई अनुकूल की परिस्थिति को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूलन में सहायक होते हैं उनका विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तिका के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा है। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका के अलास्का और रूस के साइबेरियन क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के लिए हमारा भारत फेमस है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7.2 विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। ध्रुवीय क्षेत्र
ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है और ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष में अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी होती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है और यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं जिससे वे बर्फ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि पे आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपनी परभक्षियों शत्रुओं से बचाव से सहायता मिलती है और साथ ही इनसे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। उन्हें चरम शीत से बचाए रखने के लिए इसमें बालों फरों की 2 मोटी परतें होती हैं और इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। वे अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं और ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े तथा बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह के तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने की में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालुओं को सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति तीव्र होती है जिससे वे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालुओं के अनुकूलनों का चित्र 7.3 में दिखाए अनुसार प्रभात चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होता है। आपने पेंगुइनों के झुंड को चित्र में देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं और इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ये देखिए पैरों के जाल, पेंगुइन के पैर। इसके अलावा में यहाँ पेंगुइन जो होते हैं ये झुंडों में रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो अपन ने इसे पढ़ा नहीं, इसको और पढ़ते हैं। देखिए पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू, इसके बारे में पहले नंबर से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते सफ़ेद होने के कारण। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ के पृष्ठभूमि पे आसानी से नहीं दिखता। इसके सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होता है। इसके नाखून मुड़े हुए और लंबे पहने होते हैं और यह बर्फ पर चलने पर सहायक होते हैं। इसकी त्वचा नीचे वसा की एक परत मोटी होती है। शरीर का शीतरोधी होता है और यह सर्द मौसम में गर्म रखती है। इसकी जो बालों की जो सतह होती है वो इसको गर्म रखती है। तो ये एक भालू पोलर बियर की पूरी डिटेल थी, ऐसे अपन ने जाना समझा पढ़ा। क्या मछलियां और तितलियां भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? आइए जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी? आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। तो ये जो पक्षी हैं, कौन से पक्षी? साइबेरियाई क्रेनों, है ना। तो ये कहाँ पर आते हैं? राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थान पर आते हैं। किस लिए आते हैं भाई? अपने समय को काटने के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं जो सर्दियां समाप्त हो जाने पर ये पुनः लौट जाते हैं। लेकिन ये सर्दियों के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर
आते हैं। मतलब इनका जो समय है वो इस जगह पर बिताते हैं। तो ये अपने राजस्थान और ये इस जगह के हिस्से को, मतलब जब वहाँ पर क्या होता है, अपने शरीर को गर्म रखना इनके लिए आवश्यक है। ये पक्षी सर्दी में आते हैं और अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, और सर्दियाँ समाप्त होती है अपने पुनः वापस लौट जाते हैं। तो ये जो आने जाने का समय है इनका प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। देखिए इनके बारे में कुछ सुनाता हूँ। क्या आप जानते हैं, कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है, और इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भूचिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इनके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते रहते हैं। तो हमने जो अभी पढ़ा, देखो ये प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ा। ये प्रवासी पक्षी क्या हैं कि जब इनके मौसम का अनुकूलन नहीं मिल पाता है तो ये क्या होता है, कुछ समय की जलवायु को अन्य स्थानों पर जाकर ये मतलब यूज़ करते हैं, और जब वहाँ से वो चीज़ समय कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो अपने वापस उसी स्थान पर चले जाते हैं। तो अभी जो मैंने साइबेरिया वाला हिस्सा कहा कि साइबेरिया वाले जो क्षेत्र में जब मौसम बदलता है तो वो क्या है, सर्दियों के मौसम को प्राप्त करने के लिए वो इस जगह पर आते हैं, और जैसे ही सर्दियां समाप्त हो जाती हैं तो वो पुनः अपने वापस स्थान पर लौट जाते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी एप्स, गुरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलों के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों की जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढकों के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। देखिए इस तरीके का ये लाल नेत्र वाला जो मेंढक है, ये क्या होता है, इसका पैर चिपचिपा होता है और ये पेड़ों पर रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनसे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। देखो ये बंदर है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। न्यू वर्ल्ड मंकी, इसे बंदर क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी चौड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। देखो कितना बढ़िया प्यारा सा पक्षी है। इस पक्षी का नाम है टूकन पक्षी। क्या नाम है इसका? टूकन पक्षी। जिसकी चोंच लंबी होती है उस पक्षी का क्या नाम है? टूकन पक्षी। अब इसके बारे में अगर देखना चाहो तो देखो इसकी चोंच जो होती है उसके फ्रंट में ये रेड होता है, इस एरिया में ये जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, इसकी जो चोंच है वो ग्रीन है, इसकी आँख के इधर का हिस्सा थोड़ा हल्का सा ब्लू है, पूरा हिस्सा इसका ब्लैक है, गले पर वह येलोनेस है। तो ये ऐसे पक्षी को, इस पक्षी को क्या बोलेंगे अपन? टूकन पक्षी नाम है इसका। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में
सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग में की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती हैं और उनकी परम भक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होते हैं। देखो ये बिलाव पक्षी है ना, लायन टेल्ड लंगूर, यह मंकी है। ये कौन सा मंकी है? लायन टेल्ड लंगूर, इसे मंकी प्रजाति का है। लायन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद श्वेत अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी ठोड़ी तक रहती है और ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः ये भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हम जानते हैं कौन है? हाथी। हाथी अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड का ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में उसकी कान सहायक करते हैं। देखो कितना प्यारा हाथी है। इसके जो दो दांत हैं वो कौन से हैं? इनको अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, जिनमें जो इनके जो बाह्य दंत होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? रद कहते हैं। बाह्य दंत को क्या कहते हैं? रद कहते हैं। हाथी के जो कान है वो उसको ठंडा रखने के क्या है? काम आते हैं। इतने बड़े भारी भरकम शरीर का ये जानवर जो है वो बहुत ही तेज और फास्ट चलने वाला होता है और ये भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला बहुत ही प्यारा सा जानवर है। ठीक है, और ये जंगली जानवर है। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य शब्द अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है भाई? अनुकूलन मतलब आपको कोई भी परिस्थितियों में अगर सही साथ लग रहा है तो वो अनुकूलन है। जलवायु, जिसके बारे में भी अपन ने ऊपर पढ़ा, जिसको एक समय तक लगातार अगर चेक करते तो अभी अपन इसके बारे में जानेंगे और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। इनके मुख्य शब्द हैं जिनके बारे में आप सुन लीजिए। अनुकूलन, जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिक तापमान, प्रवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मौसम। आइए इसके पूरे सार को एक क्रम में समझने की कोशिश करें। क्या आपने सीखा? जानते हैं। आपने सीखा कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उसका मौसम कहते हैं। मतलब कोई स्थान, उसका किसी स्थान पर उसके तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन के वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति, दिन प्रतिदिन की स्थिति, उसके वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है? उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह नहीं होता, समान नहीं होता। मौसम क्या होता है? किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर के बाद, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह के समय होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी परिवर्तित होता रहता है। जो समय है सूर्योदय और सूर्यास्त का वो साल भर बदलता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष के लिए गए मौसमों के प्रचालों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मतलब जो जलवायु बनती है वो क्या होती है? 25 सालों का पूरा एनालिसिस होती है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की चरम जलवायु परिस्थितियां होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी होती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीने सूर्योदय नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्रों में जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पे श्वेत सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है।
अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। मतलब जो प्रवासी जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए काम करते हैं। अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उस पर वो परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र ध्वनि स्तर और फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलनों का मैंने अभी ये बताया। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं का अनुकूलन, ये जो अभी अपन ने पढ़ा, इस चीज को पूरा का पूरा चल दिखता है अपन को। कैसा? लंबी पूंछ, विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, तेज सुनना, फलों का खाना, संवेदनशील होना, मोटी त्वचा होना, छद्मावरण की स्थिति। तो ये सब कहाँ पर मिलता है? इनका ऐसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जंतुओं में ये सब देखने मिल जाता है। अब क्या आप ये चीज जानते हैं कि वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हुए हैं, फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं, पादपों, लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इस क्षेत्र में जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है। हमारा विज्ञान इतना कुछ तरक्की कर जाने के बाद भी अभी भी हमें जीवों की पूर्ण जानकारी नहीं है। और वर्षा वन पृथ्वी की अभी सतह पर लगभग 6% भाग को ही घेरे हैं। मतलब हमारी जो पृथ्वी की सतह को के लगभग 6% भाग को घेरे हुए हैं वर्षा वाले वन। इसके अलावा वर्षा वाले वन नहीं है। और फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पौधों की किस्में पाई जाती हैं। मतलब पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु जो हैं वो इन्हीं वर्षा वन में पाए जाते हैं, 6% के हिस्से में। और उन क्षेत्रों के बारे में भी अभी पूरी तरीके से, उन जंतुओं के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी विज्ञान को नहीं है और वो हासिल करने में लगा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात, अच्छी जानकारी आप तक लेकर आया। मुझे भी मजा आया इसे साझा करने में। एनसीईआरटी के इस तारतम्य को हम लगातार आगे भी जारी रखेंगे। यह अध्याय हमें आगे भी मदद करेगा और ऐसे ही अच्छी चीज़ों के हम जानकारी आप तक लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए हमें मैसेज करिए। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है या कोई जानकारी आपको अधूरी लगती है या कोई भी इशू है तो आप हमें बता सकते हैं। हम उसमें सुधार करेंगे और बेहतरता लेकर आएंगे। अच्छी बातें, अच्छी जानकारी, अच्छे चैप्टरों के साथ हम और आते रहेंगे। तब तक, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।